हाय बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप सभी को पता है कि आप लोगों का वन शॉट सीरीज चल रहा है और अभी फिलहाल पिछले ही हफ्ते चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 8, इवन चैप्टर 8 तो कल ही डला है। बस अब चैप्टर 2 का वन शॉट और चैप्टर 7 का रह गया। बट मैं चैप्टर 2 का रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है रिक्वेस्ट करी कि सर प्लीज पहले रोटेशनल, क्योंकि एग्जाम्स है, सोचा क्यों ना एक बढ़िया सा रोटेशनल का वन शॉट आपके लिए रिकॉर्ड करा जाए और फिर उसको आपके लिए भेजा जाए। और वैसे भी इस चैनल पे सारे चैप्टर्स के वन शॉट है रोटेशनल को छोड़कर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सारे लोग इस चैप्टर को बहुत प्यार देंगे और आपको काफी मजा आ रहा होगा। ये शुरुआत करने से पहले एक बार कुछ एक दो बातों के बारे में जान लिया जाए। सो गाइस, माय नेम इज विनोद कुमार बहल। I'm your physics educator, CEO at AVJMS Educare Private Limited, running school project in Dwarka International School and visiting faculty at Alan Rohtak. बच्चा पार्टी, मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। सो व्हाट्स न्यू विद अन अकेडमी, अगर आप ध्यान से देखोगे, आप लोग जो है ना फेवरेट अपने एडुकेटर से वन ऑन वन डाउट्स पूछ सकते हो। हैंड रेस करिए, डाउट्स पूछिए, अनलिमिटेड डाउट्स पूछिए कभी भी किसी भी समय पर, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपके पास है अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म, जहां पर इंडिया के टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे होंगे आप लोगों को। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, बैच कोर्सेज, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल, मेंटोरशिप एंड गाइडेंस, बहुत कुछ। बात समझ में आ रही है आप सभी बच्चों को? बच्चा पार्टी, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यार मेरा ना एक 1 नवंबर यानी यानी परसों से ही एक बैच चालू हो रहा है, जिसमें मैं आप लोगों को टर्म 1 का रिवीजन और टर्म 2 का स्टार्टिंग करवाऊंगा। आप कोड वीके आर्मी यूज कर सकते हैं, जिससे आपको मिल रहा होगा 10% का ऑफ। राइट बच्चा पार्टी, 10% ऑफ मिलेगा। साथ ही साथ में अन अकेडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां पर आपको पर्सनल मेंटोरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट प्लस के सारे बेनिफिट, स्टडी प्लानर और पेरेंट कनेक्ट मिलता है। कोड यूज करिए वीके आर्मी, ताकि आपको मिल सके मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। बच्चा पार्टी, वीके आर्मी डेली बेसिस पे काफी सारे बच्चे वीके आर्मी के कोर्स से ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप अन अकेडमी कॉम्बैट जो है ना दे सकते हैं, हर संडे होता है। इससे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया स्कॉलरशिप मिलते हैं। कोड यूज करिए वीके आर्मी बेटा, कोड यूज करिए वीके आर्मी। राइट बच्चा पार्टी, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। यहाँ पर भी आप 12th के फ्रेंड्स को आप मॉक टेस्ट दिलवा सकते हैं, यहाँ पर भी आप कोड यूज कर सकते हैं वीके आर्मी। राइट बच्चा पार्टी, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब शुरुआत करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 7, रोटेशनल मोशन की। गाइस, बड़ा प्यारा चैप्टर है, मेरा फेवरेट चैप्टर है एक हिसाब से, और बहुत अच्छा चैप्टर है। मजे आते हैं इस चैप्टर को पढ़ने में। जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं ना तो एक फीलिंग आती है, लेकिन अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो उतना ही टफ चैप्टर भी है। तो आइए शुरुआत करते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं बेटा। सबसे पहले पहले आप इसमें ट्रांसलेटरी का और रोटेटरी, मतलब अभी तक आपने ट्रांसलेशन मोशन पढ़ा है, अब आप रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है वैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, तो एक बार चैप्टर के नाम के बारे में जानेंगे। फिर टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, यानी एंगुलर से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो जानेंगे। ये सब जैसे ही जान लेंगे, इसके जस्ट बाद बच्चा पार्टी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, उसके बाद सीधा सीधा रोलिंग मोशन की तरफ चल रहे होंगे। आई होप यू गाइज आर गोइंग टू लाइक इट। बट सबसे पहले पहले जो चैप्टर का नाम है, जैसे कि आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, राइट। चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इज इट क्लियर बच्चा पार्टी? आप ध्यान दीजिए बच्चे, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले पहले पार्टिकल को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पार्टिकल क्या होता है। बच्चे, अगर पार्टिकल जानना है ना तो इसके लिए आप सीधा सीधा ये देखिए कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट,
एक ऐसा ऑब्जेक्ट बेटा जिसका मास तो डिफाइन कर रखा है हमने, बट साइज और शेप को या उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। ये 3-4 टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में बताना चाहूंगा, ये बहुत जरूरी है पढ़ना। सो आई कैन से दैट पार्टिकल के बारे में कि इट इज डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट whose mass is defined but you can say size and internal structure can be neglected, but size and internal structure can be neglected बच्चा पार्टी। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आप देखोगे तो उसके बाद बातचीत आती है सिस्टम की, सिस्टम क्या है? तो सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे असेंबली होती है ना, मतलब छोटे पार्टिकल्स का एक कलेक्शन, दैट इज सिस्टम। तो सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बात समझ में आ गई? आइए एक टॉपिक की तरफ, विच इज द मोस्ट जो कि चैप्टर की जान है, जिसको हम बोलते हैं बेटा सेंटर ऑफ मास, जिसको हम बोलते हैं बच्चा पार्टी सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है बेटा? अगर मैं आपको बताऊं एक ऐसा पॉइंट, जैसे सपोज करो ये एक बॉडी, यूनिफॉर्म बॉडी है, तो इसमें ना एक ऐसा पॉइंट मैं चुनता हूं जहां पर सपोज द होल मास ऑफ अ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। अब यूनिफॉर्म है तो बीचों बीच होगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो कैसे पता चलेगा? जैसे अब ये एक पेन है, तो आप दोनों उंगली को ऐसे 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 से लेते चलिए, करीब करीब ये यूनिफॉर्म जैसा ही बिहेव कर रहा है, करीब करीब बीचों बीच इसका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करता है, जहां पर ये पेन बैलेंस हो रहा है। देखिए, इधर करूंगा तो नीचे गिर जाएगा, ठीक है, इसका मतलब उस साइड भारी हो गया। इधर करूंगा तो ये अब बैलेंस होने के कगार पे है, इधर करूंगा तो यानी कि इधर इस साइड भारी हो गया। तो सेंटर ऑफ मास उस तरफ गिरने की कोशिश कर रहा है जिस तरफ भारी हो रहा है। तभी तो जब हम एक दो थैले ले लेते हैं भारी भारी से, तो हमें ऐसा फील होता है कि जैसे हम मान लो एक इस हाथ में थैला पकड़ रखा है ऐसे करके, या यू देखो, यू ऐसे थैला पकड़ रखा है, तो ये ऐसे हम ऐसे झुक जाते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास मतलब उस साइड ज्यादा, उसी साइड ज्यादा होगा, मतलब उस तरफ होगा सेंटर ऑफ मास जिस तरफ ज्यादा भारीपना होगा। तो सेंटर ऑफ मास का पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, यानी कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी is a point where the whole mass of a body is supposed to be concentrated, where the whole mass of a body is supposed to be concentrated beta, where the whole mass of body is supposed to be concentrated. I hope this is clear to you. अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको और थोड़ा सा प्रिसाइजली समझो। सेंटर ऑफ मास एक वो सिंगल पॉइंट है बेटा। देखो, अगर मैंने बॉडी को फेंका, उसके अंदर अलग अलग पार्टिकल्स है, कोई कहीं जाएगा कोई कहीं जाएगा, लेकिन अगर पूरी बॉडी को एक पॉइंट बनाया और अब फेंका, तो वो जिस रास्ते से जा रहा है ना, दैट रास्ता इज फॉलोइंग सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आ गई? यानी कि दैट सिंगल पॉइंट which moves in the same way in which a single particle having the same mass of the system, समझ में आया कि नहीं आया? वो उस तरीके से चल रहा होगा, उसी रास्ते पे चल रहा हो। इज इट क्लियर बच्चा पार्टी? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अब सबसे पहले आएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है ना? कैसे आएगा, ध्यान से देखिएगा। पहले तो मैं नॉर्मली आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बता रहा हूं, फिर एक्सप्रेशन बता दूंगा पूरा कि आया कैसे ये, ठीक है ना? तो सबसे पहले बेटा, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम बेटा, ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम। अगर तो आप देख पा रहे हैं तो ये आपका कुछ इस प्रकार से हो गया, दिस इज y एंड दिस इज x। ये आपका m1 मास है
ये आपका m2 मास है, ये ऐसा जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं आरसीएम हो गया बेटा, ये कहीं ना कहीं आरसीएम हो गया, ये r1 वेक्टर हो गया और ये r2 वेक्टर हो गया। दिस इज योर सेंटर ऑफ मास। अब यहां पर जो आरसीएम है ना बेटा, यहां पर जो आरसीएम है ना बच्चे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है सीधा सीधा वो होता है m1r1 प्लस m2r2 बटा m1 प्लस m2। अब ये कहां से आया ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप देखो ये जो आरसीएम है बेटा, ना तो ये एक्स में ना वाई में है, तो यानी इसका एक्स एक्सिस में अलग पॉइंट होगा और वाई एक्सिस में अलग पॉइंट होगा। इसका मतलब एक्सीएम बराबर m1x1, ठीक है ना, यहां पर वेक्टर लगा लेना, प्लस m2x2 बाय में m1 प्लस m2, और ycm बराबर, ठीक है ना, m1y1 प्लस m2y2 बाय m1 प्लस m2। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब अगर मान लेते हैं कि ये m और m सेम है, फॉर एन एग्जाम्पल बेटा आपका, राइट, अब ठीक हो गया, m1 बराबर m2 है, बराबर m है, यानी इधर भी मास इधर भी मास, तो ये बीचों बीच लाई करेगा, यूनिफॉर्म बॉडी हो गया। तो अब देखिए एक्सीएम क्या होगा, mx1 प्लस mx2 बटा m1 प्लस m2, यानी m प्लस m, यानी 2m। m कॉमन ले लोगे तो m से m कट जाएगा, तो आप कहोगे सर x1 प्लस x2 बाय, सिमिलरली बेटा, सिमिलरली r1 बराबर rcm बराबर r1 प्लस r2 बाई 2, ycm बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। ये तो फॉर्मूले की बात थी सर, ये डेरिवेशन आया कहां से, एक बारी वो भी समझा दो तो ज्यादा मजे आ जाएंगे। आइए एक बारी उस डेरिवेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये आया कहां से बेसिकली। सो बच्चा पार्टी, सेंटर ऑफ मास of a two particle system, center of mass of a two particle system from AB initio, center of mass of a two particle system from AB initio। आ रही है बात समझ? अगर आप ध्यान से देखेंगे, मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक यहां पर मैं सब बताऊंगा आपको। मेरे पास एक पार्टिकल है, मेरे पास दूसरा पार्टिकल, इसका m1 मास है, इसका m2 मास है, ये r1 दूरी पर है और ये r2 दूरी पर है, और कहीं ना कहीं इनके लाइन अलोंग जॉइनिंग पर इसका ये आरसीएम में मान के चल रहा हूं। बात समझ में आ गई? अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे, तो इसकी तरफ को F1 एक्सटर्नल और इसकी तरफ को F2 एक्सटर्नल, F2 एक्सटर्नल। बात समझ में आ गई? ये आपका एक सी पॉइंट मान लेते हैं। यहां पर दो तरीके के फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बेटा, एक तो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर गया, बट M2 वाला M1 वाले को अपनी तरफ खींचता है F12, और M1 वाला F2 वाले को अपनी तरफ खींचता है F21। ये इसको अपनी तरफ को खींच रहा होता है। यार आप सभी बच्चों को पता है बेटा कि अगर मैं टोटल फोर्स की बात करूं ना, यानी F टोटल, यानी आप यूं कहो कि टोटल फोर्स ऑन M1, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन M1 बेटा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब आपका जो F टोटल होगा ना बेटा, या टोटल ही ले लो, पूरा ले लो, तो वो क्या होगा, F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल, ठीक है ना, यानी ये तो हो गया, प्लस दोनों का इंटरनल फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस ऑन F ऑन 2 ड्यू टू 1। भैया एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जितना फोर्स M2 M1 के ऊपर लगाएगा उतना ही M1 M2 के ऊपर लगाएगा। तो आपको ये बात तो मुझसे ज्यादा अच्छे से पता है कि F12 बराबर माइनस ऑफ F21 है। सर ये बात तो बिल्कुल सही बोली आपने। इसका मतलब सर ये तो जीरो हो गया, इंटरनल फोर्सेस तो जीरो हो गए, और न्यूटन तो यही कहता है ना कि नेट फोर्स बराबर ma। सर F टोटल का मतलब देखिए, m ले लेते हैं मास ऑफ सिस्टम, m ले लेते हैं मास ऑफ सिस्टम, मानी m1 प्लस m2, मानी m1 प्लस m2। तो यहां पर m इंटू ए क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ये F1 के ऊपर लग रहा है, सो M1 A1 प्लस M2 A2। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल बच्चा पार्टी। बात तो सही है। इसका मतलब बच्चे, इसका मतलब
आगे थोड़ा सा और बढ़ रहा हूं, देखना यहां तक अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूं बच्चे, ध्यान से देखना। सर एम तो ठीक है, सर एम तो ठीक है, एसीएम को लिखूंगा डी बाई डी टी ऑफ वीसीएम, ये पहला स्टेप है, ठीक है ना, बराबर एम वन भी ठीक है, ए वन मतलब डी बाई डी टी ऑफ वी वन प्लस एम टू डी बाई डी टी ऑफ वी टू, बेटा ये भी बात समझ में आ गई। उसके बाद बच्चे एम डी बाई डी टी, अब वीसीएम को भी लिख सकता हूं डी बाई डी टी ऑफ आर सी एम, भैया डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी होता है ना, तो एम वन डी बाई डी टी ऑफ आपका आर वन, ठीक है ना, स्मॉल ले लो आप, सॉरी डी बाई डी टी तो है ही, वी वन का डी बाई डी टी ऑफ आर वन प्लस बेटा एम टू डी बाई डी टी है ही है, वेलोसिटी का लिख लिया डी बाई डी टू ऑफ आर टू। एक तो ये कॉन्सेप्ट आ गया बच्चे पार्टी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आएगा आपके पास एम डी टू बाई डी टी टू आर सी एम, ठीक है ना, बराबर आपका एम वन डी टू बाई डी टी टू आर टू प्लस एम टू डी टू बाई डी टी टू आर टू। आई बात समझ? अगर मैं m1 को भी अंदर भेज दो, m2 को भी अंदर भेज दो और d2 बाई डी टी टू को कॉमन ले लूं तो आप ये कह सकते हैं कि सर m d2 बाई डी टी टू आर सी एम बराबर अपना d2 बाई डी टी स्क्वायर या डी टी टू ले लो, m1 ये r1 आएगा, r1 प्लस m1 r1 प्लस m2 r2। आप गौर से देखिएगा ये कहीं ना कहीं कंपैरिजन इधर हो रहा है, अगर 1 से डिवाइड कर दो इसको तो मतलब आप यूं कह सकते हैं कि सर आर सी एम बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 बटा में m1 प्लस m2, क्योंकि कैपिटल M इज m1 प्लस m2। ये यहां से आया एक्सप्रेशन कि हमारा RCM का या XCM का कैसे एक्सप्रेशन है। अब जरूरी नहीं है ये दो पार्टिकल सिस्टम हो, n होगा तो m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डैश 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 mn rn तक ले जाओ, आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहे वैसा आप कर सकते हैं। गाइस ये क्वेश्चन सेशन नहीं है, ये वन शॉट है, वन शॉट में सिर्फ टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं ताकि आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे, आपको कोई तकलीफ ना आए। कोशिश करेंगे जितना शॉर्ट में निपटा सके उतना शॉर्ट में आपको ये चैप्टर हम लोग दे रहे होंगे। आई होप यहां तक समझ में आ गया। आइए चलते हैं थोड़ा सा आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब अभी तक बेटा अभी तक आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास को जो है, अभी तक आप लोगों ने यहां पर सेंटर ऑफ मास को जो है ना बेटा, अभी तक आपने सेंटर ऑफ मास को, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम तो आपने पढ़ लिया, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम तो आपने पढ़ लिया बेटा, मानी, यानी कि अगर पॉइंट मास है m1 m2 m3 m4 ऐसे करके ये मासेस का सिस्टम तो आपने पढ़ लिया। अगर मैं आपसे कॉन्टिन्यूअस बॉडीज की बात यानी कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, या यूं कहिए कॉन्टिन्यूअस रिजिड बॉडी की बात करूं, या कॉन्टिन्यूअस रिजिड बॉडी की बात करूं। अब रिजिड बॉडी का क्या मतलब होता है बेटा? रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसके ऊपर आप चाहे कितना भी फोर्स लगा लो, वो उसके अंदर जो अंदर के पार्टिकल्स है ना उनका डिस्टेंस सेम रहता है, इट वुड नॉट चेंज इट्स शेप और स्ट्रक्चर। असल में तो मतलब प्योर रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। कोई भी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाओगे एक एक्सटेंट के बाद वो डिफॉर्म होना स्टार्ट हो ही जाएगी, तो प्योर रिजिड बॉडी नहीं है। बट यहां पर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जैसे एक तरबूज है ना, उसके अंदर वो जो रेड जो ब्लैक है दैट इज एक हिसाब से पॉइंट मासेस, और जो रेड पोर्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। अब उसको कैसे आप सम करोगे, तो उसके लिए मैं आपके पास एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, दैट इज इंटीग्रेशन। सर ये तो हमें पहले से ही आता है, तो बस अब उसका यहां पर यूज करना है। देखिए बच्चों, अगर आप फॉर अ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम बेटा, फॉर अ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, असल में बेटा डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए ना, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए जो RCM है दैट इज m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डैश 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 mn rn बटे में
m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 mn बेटा। आई बात समझ? आई बात समझ? सर बात तो सही है आपकी। ये तो आरसीएम है डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए। इसको आप लिख सकते हो बेटा समेशन ऑफ, इसको आप लिख सकते हो समेशन ऑफ mi ri where I equals to 1 to n अपॉन समेशन ऑफ mi बेटा, है ना। अगर ये मासेस को थोड़ा और छोटा कर दूं, डेल्टा एम डेल्टा एम डेल्टा एम कर दूं, तो आप इसको लिख सकते इफ n इंक्रीजेस, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो मास m जो है ये डिक्रीज हो जाएगा। यार मच्छर बहुत ज्यादा हो गए, तो m डिक्रीज हो जाएगा, है ना बेटा। हाँ सर, n बढ़ गया m घट गया, बात समझ में आ रही है। इफ n इंक्रीजेस m डिक्रीजेस, तो ये हो जाएगा अपना then RCM is going to be summation of delta m I ri where I equals to 1 to n divided by summation of mi where I equals to 1 to बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अगर आप ध्यान से देखते हो, अगर आप ध्यान से देखते हो, तो अब आता है आपका इफ फर्दर, इफ n इंक्रीजेस फर्दर, इफ n इंक्रीजेस फर्दर बेटा, इफ n इंक्रीजेस फर्दर, then RCM बराबर अब मतलब यू कहिए n इंक्रीजेस फर्दर, तो डेल्टा m जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली dm बन जाएगा, मतलब डेल्टा m और ज्यादा छोटा हो जाएगा। अब डेल्टा m और छोटा हो जाएगा, तो जब और छोटा हो जाए ना बेटा, वहां पर फिर हमारा ये समेशन काम नहीं करता, वहां पर फिर अपने को इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। तब हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dm इंटू r बटा इंटीग्रल ऑफ dm। बात समझ में आ गई? तब ये रहा आपका RCM, तब ये रहा आपका RCM। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बेटा? ये रहा आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस बॉडीज के लिए कुछ इस प्रकार से यूज होता है, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको XCM, YCM और ZCM की तरफ लेके चलता हूं, जरूरी नहीं है पार्टिकल इधर ही हो, ठीक है ना। तो आप देखो, तो आप क्या कह रहे हैं कि सर जनरली आप XCM बराबर m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय या प्लस डैश 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 mnxn बटा m1 m2, ऐसे करते करते mn भी लिख सकते हो। XCM को आप समेशन ऑफ mi वेर i बराबर 1 से लेकर n तक अपॉन समेशन ऑफ, इवन डेल्टा लिख दो आप, इसको ये भी लिख सकते हो आप। और XCM को अब से आप लिख पाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ dmx बटा इंटीग्रेशन ऑफ dm। dm का इंटीग्रेशन तो टोटल मास ही होगा, तो खाली m से भी डिवाइड कर सकते हो, मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1/m इंटीग्रेशन ऑफ dmx। सिमिलरली बच्चा पार्टी, तो इसका मतलब यहां पर लिख लेते हैं XCM बराबर समेशन ऑफ dmx बाय समेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dm, और यू कैन से इंटीग्रेशन ऑफ dmx 1/m। ये हो गया। सिमिलरली YCM बराबर बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dmy ओवर इंटीग्रेशन ऑफ dm, और यू कैन से 1/m इंटीग्रेशन ऑफ dmy। ZCM बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dmz ओवर इंटीग्रेशन ऑफ dm, और यू कैन से 1/m इंटीग्रेशन ऑफ dmz। बात समझ में आ गई? ये रहा आपका कॉन्टिन्यूअस बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालने का एक छोटा सा तरीका बेटा। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, तो हम इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब इसके जस्ट बाद बेटा हमारे पास आता है रोटेशनल मोशन। इसके जस्ट बाद हमारे पास क्या आता है? रोटेशनल मोशन बेटा। ये तो कर लिया हमने, अब आएगा रोटेशनल मोशन। अगर आप देख पा रहे हो ना बेटा, तो यहां पर ध्यान से देखना, अभी तक आपने एक तो ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब है कि जहां पर अगर एक सिस्टम है वो मूव कर रहा है, तो
पैरेलल मोशन हो रहे हैं पार्टिकल्स के, 1 2 3 4 ऐसे करके, तो यहां से ना पार्टिकल्स का जो मोशन है ना वो पैरेलल हो रहा है, यू करके पैरेलल मोशन हो रहा है। समझ में आ रही है बात? या टेढ़े में भी चलेगा तो पैरेलल होएगा। बट रोटेटरी में क्या होता है ना, एक होता है सर्कुलर मोशन, जहां पर एक पार्टिकल सर्कल में घूमता है, जहां पर एक पार्टिकल होगा सर्कल में घूमेगा। पार्टिकल के लिए रोटेटरी मोशन नहीं होता। तो अब होएगा हमारे पास रोटेटरी मोशन, जहां पर पार्टिकल्स जो है ना बेटा, जैसे ये अगर एक सिस्टम है ना बेटा, तो इसमें अगर ये एक्सेस है तो पार्टिकल ना, हर एक पार्टिकल इसके अक्रॉस सर्कल में घूमेगा। एवरी पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कल, दैट मोशन इज नोन एज अ रोटेटरी मोशन, दैट मोशन इज नोन एज रोटेटरी मोशन। तो अगर आप ध्यान देखोगे बच्चे, तो रोटेटरी मोशन में क्या होगा बेटा, रोटेटरी मोशन में क्या होगा, आप पढ़ रहे होंगे टॉर्क के बारे में। किसके बारे में? आप पढ़ रहे होंगे टॉर्क के बारे में। सर ये टॉर्क क्या होता है? टॉर्क बेसिकली काइंड ऑफ फोर्स है बेटा, मतलब इट इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या है बेटा? असल में बच्चे, अभी तक आपने सारी चीजें ट्रांसलेटरी में पढ़ी है, अब हम उस सब चीज को रोटेशन में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक दरवाजा है बेटा, हिंज बोलते हैं उसको, एक्सेस ऑफ रोटेशन है, और एक उसका ये एक साइड फ्री एंड है। ये तो आपका फिक्स्ड है, ये तो आपका फिक्स्ड है, दरवाजा हाथ में उठ के यूं नहीं आ जाएगा, खल्ली थोड़ी है हम, ठीक है ना। ये फ्री एंड है बेटा, ये कौन सा है? फ्री एंड है, ये फ्री एंड है। यहां पर ना अपने पास एक हैंडल लगा होता है, ठीक है ना, एक हैंडल लगा होता है। हम यू उस हैंडल से घुमाते हैं, या अंदर की तरफ लेके आता है या बाहर की तरफ लेके जाता है, तो दरवाजा घूमता है। बट ये जो हैंडल है ना बेटा, ये करीब करीब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उससे उससे और एक्सेस ऑफ रोटेशन से करीब करीब कुछ परपेंडिकुलर दूरी डी पर है। समझ में आया कि नहीं है? आप देखते हैं कि ये हैंडल फ्री एंड पे क्यों लगा होता है। इसको बीच में लगाएंगे तो दिक्कत होगी, बिल्कुल एंड पे लगा देंगे तो दरवाजा घूमेगा ही नहीं घूमेगा। इसका मतलब टर्निंग इफेक्ट कब ज्यादा है? जितना डिस्टेंस ज्यादा है, जितना ज्यादा उसको दूरी पर लगाओगे उतना ही इजीली वो घूम पाएगा, राइट। और जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा घूम पाएगा। तो ये टॉर्क का ना सिंबल होता है टाउ, टॉर्क का एक सिंबल होता है टाउ। यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो ना बच्चे, तो आप ये कह सकते हैं कि सर मोर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन, यानी फोर्स, ठीक है ना, जिस पॉइंट पर फोर्स लगा उस पॉइंट का, और मोर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोर इज द टर्निंग इफेक्ट, मोर इज द टर्निंग इफेक्ट। बेटा आप समझ रहे हो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा सा मतलब है, जितना ज्यादा डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर वाला, उतना ही इजीली वो घूम पाएगा। दूसरा, मोर इज द फोर्स, मोर इज द टर्निंग इफेक्ट। बेटा मोर इज द फोर्स, मोर इज द टर्निंग इफेक्ट, ठीक है ना। जितना ज्यादा एफ उतना ही ज्यादा टॉर्क। यहां पर इस केस में टॉर्क का यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? तो यहां पर अगर टॉर्क की बात करते हैं ना बेटा, तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट मीटर, डिस्टेंस का यूनिट फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो इधर न्यूटन मीटर या फिर न्यूटन की जगह डायन सेंटीमीटर, आपकी मर्जी है, जैसा भी आप लिखना चाहो वो आपकी मर्जी है, राइट गाइस। टॉर्क का कॉन्सेप्ट समझ गए? ठीक है जी। जरूरी नहीं है टॉर्क का ही कॉन्सेप्ट, यहां पर अपने पास कपल का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, ऐसा जरूरी थोड़ी है। अब ध्यान से देखिएगा भैया, तो मैं आपको टॉर्क का ये तो दे दिया। असल में टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, असल में टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपने टॉर्क को क्या बोला? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का ही एक और नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स।
यानी टॉर्क जो होगा बेटा वो होएगा आर क्रॉस एफ। बात समझ में आ रही? अगर आप आर से एफ की तरफ घूमेंगे तो टॉर्क का डायरेक्शन हो जाएगा। जैसे ये आर है, ऐसा घूमा एफ की तरफ, मान लेते ये आर है, ये एफ है। आर से एफ की तरफ घूमूंगा तो इस डायरेक्शन में टॉर्क हो, देखिए इधर से इधर घूमूंगा तो इस डायरेक्शन में आपका टॉर्क हो जाएगा। तो टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। बात समझ में आ रही है? बिकॉज टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क इज अ व्हाट, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी? टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी बच्चे। अब अगर आप फर्दर आगे देखते हो तो यहां पर आएगा बेटा, यहां पर आएगा आपके पास इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। क्या? इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें एक प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट आता है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है बेटा? ये कहता है कि सर जितना क्लॉकवाइज टॉर्क होगा ना, उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अगर है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर एनसीईआरटी पेज नंबर 162 में एक एग्जांपल भी दे रखा, तो आपको वो भी करना चाहिए और वो भी करना है। क्या कॉन्सेप्ट? सर एक रॉड है, सर एक रॉड है। जी बिल्कुल सही बात। सेंटर है, ओके सर ये सेंटर है, ठीक है ना। मान लेते हैं ये फोर्स इधर को लग रहा है, आया ना, और ये वाला फोर्स इधर को लग रहा है। अब क्योंकि इसकी वजह से इधर को घूमेगा फोर्स की वजह से, और ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d1, और इसकी वजह से ये मान लेते हैं f1 है, और ये f2 की वजह से ये इधर को घूम रहा है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d2 इक्वल नहीं है। टॉर्क को क्या बोला आपने? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इधर पहले आप एक बात बताइए, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा है बेटा? ये वाला F1 इंटू डी वाला। तो आप ये कह सकते हैं सर F1 इंटू d1। और क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा है? ये वाला F2 इंटू डी, यानी F2 इंटू डी टी। फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम बेटा, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम आपका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, यानी F1 d1 शुड बी इक्वल टू F2 d2, यानी F1 d1 शुड बी इक्वल टू F2 d2। मेरी बात समझ में आ रही है? F1 d1 शुड बी इक्वल टू F2 d2। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। F1 d1 शुड बी इक्वल टू F2 d2। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, बात तो समझ में आ गई। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट और समझ में आता है कि सर यहां पर जैसे बाय कन्वेंशन हम राइट साइड को पॉजिटिव मानते हैं, लेफ्ट को नेगेटिव, यहां पर बाय कन्वेंशन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव मान रहा है और क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव मान रहा है, और क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव, एंटी को पॉजिटिव मान रहा है, क्लॉक को नेगेटिव मान रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लॉक को नेगेटिव मान रहा है, ठीक है ना। तो दोनों का ऐड करोगे जीरो हो जाना चाहिए, मानी F1 D1 प्लस F2 D2 करेगा तो प्लस नहीं आएगा, F1 D1 माइनस F2 D2 आएगा। इक्विलिब्रियम है तो बराबर है। जैसे होता नहीं है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में, जैसे होता नहीं है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में आपका नेट फोर्स जीरो होता है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में आपका नेट फोर्स जीरो होता है। बात समझ में आ गई? होता है ना जीरो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स। बस वही चीज यहां पर बताने की वो कोशिश कर रहा है हमसे, उसी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है वो हमसे। बात समझ में आ रही है बेटा? सर ये बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जैसे ही ये कॉन्सेप्ट अपना होता है ना, तो इस कॉन्सेप्ट के बाद अब हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं बेटा। टॉर्क के कॉन्सेप्ट के साथ एक जुड़ा कॉन्सेप्ट है विच इज नोन एज कपल बेटा, विच इज नोन एज कपल। ये कपल क्या है? ये कपल क्या है बेटा? तो कपल का मतलब होता है बेटा कि ये एक है, तो यहां पर ना दो लाइन ऑफ एक्शंस ऑफ फोर्सेस होंगे, मतलब टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, ठीक है ना, एक्टिंग एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है ना, एक्टिंग ऑन अ बॉडी along two different lines of action of forces। यानी आप कह सकते हैं सर a pair of equal and opposite forces
a pair of equal and opposite forces acting on a body along two different lines of action, along two different lines of action constitute couple। यानी कि कपल को बोलते हैं कुछ ऐसा सा जैसे एक फोर्स इधर लग रहा है तो एक फोर्स इधर लग रहा है। अब इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन को आप कुछ भी ले लो, O पॉइंट ले रहा हूं, इसको D1 मानता हूं और इसको D2 मानता। मतलब ये बेटा कि जैसे एक बाइसिकल पे आप बैठे हो तो यहां पर ना, यहां पर क्या होगा बेटा, पहले तो मैं इस पूरे को समझाता हूं फिर एग्जाम्पल देता हूं। यहां पर नेट फोर्स जीरो है बेटा, यहां पर नेट फोर्स क्या है, जीरो है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यहां पर आपका नेट फोर्स क्या है बच्चे, जीरो है। हाँ सर नेट फोर्स जीरो है। तो सर नेट फोर्स तो यहां पर जीरो है, ये कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट। अब टॉर्क क्या है यार, एक्चुअली ना इसकी वजह से ये इधर जा रहा है, मानी आपका एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी वजह से भी इधर ही जा रहा है, ठीक है ना। देखो इसकी वजह से भी इधर जा रहा है क्लॉकवाइज, मतलब इवन क्लॉकवाइज जा रहा है, और इसकी वजह से भी ऐसा क्लॉकवाइज ही जा रहा है, मतलब दोनों टॉर्क क्लॉकवाइज साइड है, ठीक है ना, दोनों टॉर्क क्लॉकवाइज है। यूं कर सकते थे कि ये ऊपर होता ये नीचे होता तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते। तो ज्यादा कहीं आपको दिक्कत ना हो, बाद में बोलो सर पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक काम कर लो, इस वाले को नीचे कर लो F1 और इस वाले को ऊपर कर लो F2। तो भैया ये भी ऐसे में मुड़ेगा, ठीक है ना, और ये भी ऐसे में मुड़ेगा और ये भी ऐसे में मुड़ेगा। आपने तो कहा था सर क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज होता तो प्लस माइनस हो जाता, क्लॉकवाइज है तो आपका ऐड हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐड हो जाएगा। दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि सर टॉर्क 1 बराबर F1 D1 कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क 2 बराबर बेटा F2 D2 कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। नेट टॉर्क क्या होएगा, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। नेट टॉर्क क्या होएगा, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। बेटा बात समझ में आ रही? सो यू कैन से सर नेट टॉर्क बराबर F1 D1 प्लस F2 D2। भैया F1 F2 बराबर है, F1 F2 F के बराबर है, यानी कि F D1 प्लस F D2, यानी कि F D1 प्लस D2, इस पूरे को मैं D मान के चल लेता हूं तो F इंटू D। तो आप ये कह सकते हैं कि कपल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ any force and the perpendicular distance between the two lines of action of forces is called couple। समझ में आगे कि नहीं आगे? तो इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है, इस पॉइंट को आप फलक्रम भी बोल सकते हैं। तो चाहे आप फलक्रम और पॉइंट ऑफ रोटेशन को अगर आपको चूज करना हो, सो दैट इज द इंडिपेंडेंट चॉइस, आपकी मर्जी है, उसको थोड़ा राइट ले लो, थोड़ा लेफ्ट ले लो, कहीं पर भी ले लो, आपकी मर्जी। इसका मतलब फॉर चूजिंग द पॉइंट ऑफ रोटेशन और फलक्रम दैट इज इंडिपेंडेंट, कहीं पर भी आपका अपना चॉइस है, आप कहीं से भी इसको चूज कर सकते हो। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बेटा, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है? राइट बच्चा पार्टी, यस सर ये हो गया। अब जैसे ही आप इसको करते हो तो अब हमारे पास कुछ एक दो चीजें और आती है। जैसे आपने टॉर्क को तो बोल दिया बेटा, टॉर्क जो है वो R क्रॉस F है बेटा, या इसको आप बोल सकते हो RF साइन थीटा बेटा, RF साइन थीटा। बात समझ में आ गई? टॉर्क क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी, जैसे एक टॉर्क है ना बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स, उसी तरीके से एक मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी आता है विच इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चे? अब आएगा आपके पास एंगुलर मोमेंटम बेटा। ये एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होता है बच्चे? इसका मतलब होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब है बेटा मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मतलब इसको L से डिनोट करते हैं बेटा। तो जैसे टॉर्क बराबर R क्रॉस F, उसी तरीके से L बराबर R क्रॉस P होता है बेटा। कैसे? आपने करा है ना एंगुलर मोमेंटम केमिस्ट्री में, mv r के बराबर होता है, सो m इज p, r इज r, तो m बराबर pr, यानी या r क्रॉस p। बात समझ में आ गई? एक तो ये।
अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं दैट एल बराबर आर पी साइन थीटा, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि derive or tell me the relation between torque and angular momentum, और tell me the relation between torque and angular momentum, तो आप ये कह सकते हैं सर relation between torque and angular momentum, torque and angular momentum, relation between torque and angular momentum, what is that? टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो आप पता है क्या कहोगे? आप कहोगे सर टॉर्क, जैसे देखिए असल में बेटा फोर्स बराबर क्या होता है? डीपी बाई डी। इसका मतलब है बेटा कि सर ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है, एफ एक्सटर्नल, ये आपका लीनियर मोमेंटम है या ना? लीनियर मोमेंटम है, यानी ये एक्सटर्नल फोर्स का मतलब लीनियर फोर्स है। जब लीनियर फोर्स था तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता था कि सर लीनियर फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सर अगर एंगुलर मोमेंटम है तो उसके लिए एंगुलर फोर्स चाहिए होगा, और आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि फोर्स का सारा काम टॉर्क दे रहा है, तो इसका मतलब देयरफॉर वी कैन से वी कैन से दैट टॉर्क बराबर डीएल बटा डी। therefore sir we can say that torque is equals to dl by dt, torque is equals to dl by dt। I hope this is clear to you all। इसका मतलब हम कह सकते हैं बच्चा पार्टी दैट टॉर्क बराबर dl by dt। क्लियर है जी? टॉर्क बराबर dl by dt। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। अब थोड़ा सा चैप्टर को एक अच्छे मोड पर लेके जाते हैं और यहां से पढ़ते हैं हम लोग इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। क्या बच्चों? इक्वेशंस ऑफ, देखिए इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन बेटा, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। बट इससे पहले मैं आपको कुछ एक दो तीन चीजें बताना चाहूंगा जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे सर्कुलर मोशन जब करते हैं बेटा, तो इसमें आप ये कहते हैं कि सर पार्टिकल टेंजेंट, मतलब जिस जो मोशन है उसका टेंजेंशियली वेलोसिटी होता है। आपको ये पता रहता है बेटा कि थीटा बराबर, अगर इसको एस ले रहा हूं और इसको आर, ये थीटा, तो थीटा बराबर एस बाय आर, तो सर एस बराबर आर थीटा होता है। एक ये पता रहना चाहिए। दूसरा, ओमेगा बराबर थीटा बाय आर, यानी कि दूसरे में आपको वी बराबर आर ओमेगा होता है, ये भी पता होना चाहिए। और तीसरे में लीनियर एक्सेलरेशन बराबर आर अल्फा, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ये तीनों इसलिए पता रहनी चाहिए क्योंकि यार इन तीनों का ना आगे जाके बहुत बड़ा यूज है। इन तीनों से हम बहुत सारी चीजें आगे जाके कर रहे होते। इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन पे चलते हैं, जैसे ही वो कर लेंगे फिर आगे चलेंगे। सो नाउ इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, नाउ इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन बेटा। जनरली आपने तीन इक्वेशंस पढ़े हैं बेटा। जनरली हमने लीनियर मोशन के तीन इक्वेशंस पढ़े हैं। कौन कौन से बेटा? वही v बराबर u प्लस ए टी, ओके सर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आंसर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, आंसर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a। याद रखो बेटा, याद रखो, यहां पर v जो होता है ना, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, उसके लिए ओमेगा स्टैंड होगा। उसके लिए क्या होगा? ओमेगा, मानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। वहां पर लीनियर, यहां पर एंगुलर। सर यहां पर u के लिए ओमेगा नॉट होगा, यहां पर u के लिए ओमेगा नॉट होगा, और यहां पर a के लिए अल्फा होगा बेटा, यहां पर a के लिए अल्फा होगा। और आप कह रहे होंगे कि सर अच्छा s के लिए थीटा हो जाएगा बेटा। ये चार चीजें हैं, मानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कॉन्सेप्ट जानिए यार, बिल्कुल आपको मजे आएंगे कॉन्सेप्ट में। सर
अगर ऐसी बात है तो v की जगह ओमेगा यूज करो, u की जगह ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, पहला पार्ट, s की जगह थीटा, दिस इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर 2 अल्फा थीटा, 2 अल्फा थीटा, ओमेगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर 2 अल्फा थीटा। बात समझ में आ रही है? आई बात समझ? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, राइट बच्चा पार्टी? ठीक है ना? एक तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट। अब इन तीनों इक्वेशंस को डिराइव कैसे करते हैं? जैसे आप लीनियर इक्वेशंस को डिराइव कर रहे थे वैसे करेंगे। आइए करके दिखाते। देखिए पूरा करके दिखाना, वन शॉट में हम क्वेश्चंस भले नहीं कर रहे बट यार कॉन्सेप्ट्स तो पूरे करवाने पड़ेंगे ना, तभी तो आपको समझ में आएगा ना, तभी तो आप कुछ कर पा रहे होंगे ना यार, है ना? मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आप देखो कमेंट्स में बता दिया करो। डेली बेसिस पे ना मैं देखता हूँ कुछ कुछ बच्चे रेगुलर रहते हैं बट आप लोग कमेंट्स नहीं करते, आप लोग बताते नहीं भाई कैसा लग रहा है, फिर मोटिवेशन कैसे हाई होगा, फिर पता कैसे चलेगी चीजें कि आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पहला लिख मत लेना ऊपर इक्वेशन, अच्छा v बराबर u प्लस ए टी उसके बाद डिराइव करो, ऐसा कुछ नहीं, लिख मत लेना गलती से, समझ में आ रहा है ना? तो आप देखो v बराबर u प्लस ए टी, यानी कि अल्फा और ओमेगा का रिलेशन है यहाँ पर, तो अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा डी टी कर दो, सो अल्फा डी टी बराबर डी ओमेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सर अल्फा डी टी का इंटीग्रेशन कर दो, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन, आप ऑलरेडी जानते हो कि अल्फा यहाँ पर यूनिफॉर्म है, तो अल्फा डी टी जीरो से डी तक, डी ओमेगा ओमेगा नॉट से ओमेगा तक, सर अल्फा तो ठीक है, डी टी का सिर्फ टी रहेगा जीरो से टी तक, इसका भी सिर्फ ओमेगा रहेगा और वो भी ओमेगा नॉट से ओमेगा तक, यानी सर अल्फा टी बराबर ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, यानी सर ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। हाँ सर यही इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी, हाँ सर यही इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी। तो ये रही सर आपकी पहली इक्वेशन, ये रही सर आपकी पहली इक्वेशन। आइए बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ, आइए बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी यहां पर भी वही ले लो आप, अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी ही ले लो, ठीक है ना? तो यहां से अगर आप देखोगे, भेज दो इसको उधर, यानी यानी एक मिनट, ऐसा मतलब, ऐसा मतलब आप ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी ले लो इसमें, क्योंकि थीटा और ओमेगा सब चाहिए, मल्टीप्लाई मारो तो ओमेगा डी टी बराबर डी थीटा, ठीक है ना? अब मैं कहूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, पर उससे पहले ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो। ओमेगा क्या है? तो सर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन बराबर डी थीटा का इंटीग्रेशन। सर एक बारी ओमेगा नॉट इंटू डी टी का इंटीग्रेशन प्लस अल्फा टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन बराबर डी थीटा का इंटीग्रेशन, ये जीरो से थीटा तक, ये जीरो से टी तक, ये जीरो से टी तक। सर ओमेगा नॉट खाली डी टी का सिर्फ टी प्लस अल्फा टी डी टी का टी स्क्वायर बाई टू बराबर थीटा। तो सर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर बराबर थीटा। हाँ सर बिल्कुल यही इक्वेशन है, बिल्कुल यही इक्वेशन हमारे पेपर में भी आती है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी। इज इट क्लियर गाइस? क्या यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है ना? क्या यहां तक क्लियर है आपको? गरीबी ऐसी चाह रही है कि डेटा भी नहीं सेव हो रहा, खैर कोई नहीं, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। तीसरा इक्वेशन करवाते हैं आप लोगों को, यानी कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। इसमें क्या होगा ना बच्चे, इसमें तो आपका अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी ही होगा, बट बच्चों यहां पर चेन रूल यूज करूंगा, यानी कि मैं अल्फा को डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी कर लूंगा, यानी डी थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो डी थीटा बाई डी टी तो ओमेगा आएगा, राइट बच्चा पार्टी? तो सर अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू ओमेगा, इसको वहां भेजो, तो सर अल्फा डी थीटा बराबर ओमेगा डी ओमेगा, मैं कहूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स,
आप इसको सीधा सीधा यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, है ना। तो सर अल्फा तो बाहर आ गया, डी थीटे का इंटीग्रेशन बराबर ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन, इसको लिखोगे 0 से थीटा तक, इसको लिखोगे ओमेगा नॉट से ओमेगा तक। ये आएगा अल्फा और ये थीटा बराबर इधर से ओमेगा स्क्वायर बाई 2 ओमेगा नॉट से ओमेगा। तो सर अल्फा थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2, 2 को वहां भेजो तो सर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर 2 अल्फा थीटा। अरे हाँ ना बोलो यार, आ रही है बात समझ। सर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर 2 अल्फा थीटा। एंड आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। आपको इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड यहां से समझ में आ गया होगा। कहीं कहीं आपका मेजर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया, बस अब दो कॉन्सेप्ट्स पेंडिंग है, विच इज बेसिकली आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका सबके साथ रिलेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रोलिंग मोशन। ये बात समझ। अच्छा, रोलिंग मोशन देखो, आई फाउंड दिस ऑन द वेब, ठीक है, आपका रोलिंग मोशन चाहिए भी नहीं अपने। आइए बढ़ते हैं बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ। थोड़ा सा मैं यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ जिससे कि मैं पानी की बोतल भर सकूं और थोड़ा सा नेचर कॉल आने के बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। आपको ब्रेक नहीं दिखाई दे रहा होगा, आपको तो लगेगा कि सर तो यूं ही कंटिन्यू हो गए यहाँ से, ठीक है ना। आई विल बी बैक इन अ व्हाइल। सो यस, आई एम बैक। आप लोगों को नहीं पता चलना कि मैं गया हूँ। अरे आपको कैसे पता चलेगा, मैंने रिकॉर्डिंग पॉज करी थी, रिकॉर्डिंग में गया थोड़ी था कहीं पर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब बात आएगी बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बात आएगी बच्चा पार्टी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बेटा? जब एक एक्सेस ऑफ रोटेशन है ना इसके अक्रॉस, यानी जो ट्रांसलेटरी मोशन में मास का काम है, रोटेटरी मोशन में वो सारा का सारा आपका इनर्शिया करता है। देखिए ये एक सिस्टम है जी सर, यहां से परपेंडिकुलर दूरी पर m1 मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं, डिपेंड करता दूरी r1 r2, m3 मान लेते हैं r3 पर, ऐसे पर mn मान लेते हैं परपेंडिकुलर दूरी rn पर। तो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहता है कि सर आई बराबर, आई से डिनोट होता है, आई से डिनोट होता है, आई बराबर प्रोडक्ट ऑफ मास, ओके, एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ दैट बॉडी फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन। उस बॉडी का मास इनटू एक्सेस ऑफ रोटेशन और उस बॉडी के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। यानी इसका अगर यूनिट लेना हो आपको तो वो आप लेंगे केजी मीटर स्क्वायर, वो आप लेंगे केजी मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? वो आप क्या लेंगे? केजी मीटर स्क्वायर। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। सर ये तो ये होगी। अब बहुत सारे पार्टिकल्स है तो आप कहेंगे सर आई बराबर m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस डैश 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 mnrn स्क्वायर लिख दो। इतने सारे पार्टिकल्स है तो आप इसको समेशन के नाम से लिख दो, जैसे समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर फिर i इक्वल्स टू 1 to m। बात समझ में आ रही? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना बेटा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना उसका काफी चीजों के साथ रिलेशन भी होता है, जैसे कि बेटा जैसे कि रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड काइनेटिक एनर्जी। जैसे देखिए सर वही है, एक्सिस के अलोंग बहुत सारे पार्टिकल्स है घूम रहे हैं परपेंडिकुलर दूरी पर, ऐसे करके एक सिस्टम बनाया हमने, m1 m2 r1 r2 ऐसे परपेंडिकुलर दूरी, r3 m3 ऐसे करके घूम रहे हैं पार्टी। आप ध्यान से देखिएगा बच्चा पार्टी, आप ध्यान से देखिएगा कि सर यहां पे जो देखोगे ना तो यहां जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना बच्चे आपका, वो तो मिल गया अपने को, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिल गया अपने को? सर समेशन ऑफ
mi/ri² वेयर i इक्वल्स टू 1 2। अब मुझे तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए, मानी हर एक पार्टिकल का, क्योंकि सर्कल में घूम रहा है ना हर एक पार्टिकल, तो हर एक पार्टिकल तो सर्कल में घूम रहा है, तो सर्कल में अगर घूमेगा तो इसका मतलब उसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगा, सारे पार्टिकल्स का सेम है। जी सर। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो हो सकता है बेटा, अगर मैं एक पार्टिकल का देखूं तो वो हाफ mv² हो सकता है, और क्योंकि v तो r ओमेगा है, v तो r ओमेगा है, तो सर ये हाफ mr² ओमेगा² हो सकता है। सर mr² तो i है, तो ये हाफ i ओमेगा² हो गया। आया ना? यहां से पता चला कि नहीं चला कि सर जो मास वहां पर काम कर रहा है वो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम कर रहा है। इसका मतलब बचपाटी आपका काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हो गया हाफ आई ओमेगा²। आपका काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हो गया हाफ आई ओमेगा²। आई बात समझ? आई बात समझ? अब जैसे ही आप काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन खेलते हैं ना बेटा, तो अब बात आती है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये रिलेशंस खत्म हो जाएंगे, फिर हम अलग अलग बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे होंगे एक और टॉपिक करने के बाद। सो नाउ नाउ बेटा, रिलेशन, ये एक रिलेशन था पहला। नाउ सेकंड रिलेशन बेटा, पूरा डिटेल में तो नहीं है ना बेटा, बट फिर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर आपने कोई चीज छुड़वा दी या कुछ समझ नहीं आया, आपको सब समझ में आएगा। सो नाउ रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क बेटा, एंड टॉर्क। यहां पर भी वही है बेटा, टॉर्क बराबर क्या है, आर क्रॉस एफ, यानी आर और एफ तो एम ए बोल सकते। आर एम ए तो क्या है, आर अल्फा, मैंने बताया था इसका काम आएगा, याद रखना। तो ये हो गया आर अल्फा, यानी mr² अल्फा, ये तो आई है यानी आई अल्फा, यानी टॉर्क का रिलेशन क्या मिला आपको, आई अल्फा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी टॉर्क का रिलेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ क्या है, टॉर्क बराबर आई अल्फा। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर बिल्कुल आ गई। तीसरा रिलेशन लास्ट वाला, यानी कि नाउ रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम बेटा, यानी अब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन कर रहे हैं। जैसे कि सर एल बराबर, वैसे तो एम वी आर भी होता है, या आपको पता भी है आरपी है, मैंने बताया था जनरली मोमेंट एम वी आर होता है ना, केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलर ऑर्बिट में तभी घूम सकता है जब उसका एंगुलर मोमेंटम एम वी आर के बराबर हो। तो सर ये हो गया आपका, मतलब या तो और एल बराबर आर पी, बात तो सही है। सर v बराबर आर ओमेगा है, बिकॉज v बराबर आर ओमेगा, तो आप कहेंगे सर एल बराबर एम आर ओमेगा आर, यानी mr² ओमेगा, ये तो आई है, तो आई ओमेगा, ये एक के लिए था, सबके लिए समेशन हो जाएगा, कहानी खत्म हो गई। तो सर आपका एल बराबर आई ओमेगा भी आ गया। इज इट क्लियर बेटा? आया ना? यार जब ये सारी चीजें कर ही रहे हो ना, तो एक चीज और भी कर ही लो यही से। आपका देखिए, आपको इतना तो पता है ना कि सर टॉर्क बराबर dl बटा dt, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको करवाया पीछे से, दैट टॉर्क बराबर dl बाई dt। तो यहां से ना कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी निपटा ही डालो, ठीक है ना? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो क्या? देखिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आप क्या करते थे, एफ बराबर dp बाई dt। आप कहते थे अगर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। यहां पर देखिए सर टॉर्क बराबर dl बटा dt, ये टॉर्क क्या है, एक्सटर्नल ही तो है भैया, नेट फोर्स। तो हम ये कह रहे हैं कि सर अगर तो एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाए, अगर तो टॉर्क जीरो हो जाए तो जीरो बराबर dl बटा dt, और किसी भी चीज का इंटीग्रेशन तभी जीरो होता है जब वो चीज खुद में कांस्टेंट होता है, बिकॉज d बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट बराबर जीरो होगा। तो अगर मैं कंपैरिजन मारूं तो L क्या है, L क्या है, कांस्टेंट,
या फिर आप कह दो और कंजर्व्ड। एल कंजर्व्ड का मतलब आपका इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल, यानी एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। एल तो क्या है, आई ओमेगा, यानी आई वन ओमेगा वन बराबर आई टू ओमेगा टू। यहां से आप एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख सकते हो बेटा, यहां से आप एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख सकते हो। क्या स्टेटमेंट लिख सकते हो बेटा, कि सर कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब अपना एंगुलर स्पीड घटा सकता है, या बढ़ा सकता है बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए, अ पर्सन कैन इंक्रीज ओमेगा by increasing, person can increase or decreases omega by increasing और decreasing moment of inertia। कैसे, कैसे? अगर आप एक रोटेटिंग डिस्क पर खड़े हैं, आपने अपने हैंड को ऐसा स्ट्रेच किया, डिस्टेंस बढ़ा एक्सेस ऑफ रोटेशन से, उस आपके हाथ में एक थैला सा है, डिस्टेंस बढ़ा, यहां से भी डिस्टेंस बढ़ा, तो आप क्या कह रहे हो कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, बढ़ गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भले ही बढ़ गया, बट आई ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो आई ओमेगा पूरी वैल्यू को कांस्टेंट करने के लिए ओमेगा को कम करना पड़ेगा। हाथ स्ट्रेच करोगे, आई बढ़ेगा, ओमेगा कम हो जाएगा। हाथ को यू रख लोगे तो आपका डिस्टेंस कम हो गया, आई कम हो गया, तो ओमेगा बढ़ गया। करके देखना, एक ड्रम के ऊपर एक रोटेटिंग डिस्क जैसे जिम में भी होता है, उसके ऊपर खड़े होकर देखना, पैर को खोल लो, हाथ को खोल लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, स्पीड कम हो जाएगी। पैर बंद कर लो, हाथ यू ऐसे बंद कर लो, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगी। समझ में आ गया? सो दिस इज योर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर। आगे बढ़ने से पहले एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ गायरेशन। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ गायरेशन बेटा, सॉरी रेडियस ऑफ गायरेशन, आई एम रियली सॉरी गाइस, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या आता है? रेडियस ऑफ गायरेशन बेटा। सो नाउ रेडियस ऑफ गायरेशन बेटा, नाउ रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे आप करोगे बच्चे? रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे आप करोगे? रेडियस ऑफ गायरेशन आप ध्यान से देखिएगा बेटा, आप ध्यान से देखिएगा। सर ये आपका ना, सर ये आपका ना बेटा एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, इधर से अलग अलग मासेस है, अलग अलग दूरी पर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर दूरी पर, m1 m2 m3 mn, ये एक आपका पूरा सिस्टम, ठीक है ना, r1 r2 r3 rn दूरी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये पूरा पार्टिकल, ये पूरा जो सिस्टम है ना, ये घूम रहा है यहां से, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना है? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 mn rn स्क्वायर। हमने क्या किया, अलग 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 पार्टिकल्स को तो ठीक है, इस पूरे को ऐसा यू कंप्रेस कर दिया, एक सिंगल पॉइंट मास बना, मतलब एक सिंगल मास बना दिया, यू समझे से पूरा सबको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस को उठाया और ऐसे मुट्ठी में बंद कर दिया, अब यहां रख दिया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक डिस्टेंस पर जितना है उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता, सम ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मासेस, दैट डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। मानी अगर ये आई जो है यहां से, अब आपने ये टोटल पूरा का पूरा m मास ले लिया, कुछ दूरी जो है वो k दूरी है, क्या है? k दूरी है। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, अब आपका mk स्क्वायर आ जाएगा। नाउ दिस एंड दैट, तो ये जो k दूरी है ना बेटा, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सर mk स्क्वायर हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 mn rn स्क्वायर, ठीक है ना। m से डिवाइड मारो तो k बनेगा बेटा अंडर रूट ऑफ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 mn rn स्क्वायर। डिवाइड करो m1 प्लस m2 प्लस
डैश 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 mn बेटा। मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज गेटिंग यू, आई होप यू आर गेटिंग दिस पार्ट। आप सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा, क्लियर है भैया? ये कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद ना हम थोड़ा सा आगे चलेंगे बेटा। इसके बाद हम आगे क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे होंगे आपका अलग अलग बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के, ठीक है ना? तो मैं अभी कंटिन्यू करता हूं। तो नाउ लेट्स फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज, ठीक है? जैसे पहले सबसे पहले रॉड ले लेते हैं, ठीक है ना? अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक थिन यूनिफॉर्म रॉड ले रहे हैं, हम एक थिन यूनिफॉर्म रॉड ले रहे हैं। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि मतलब उसका जो मास है ना, मतलब बेसिकली जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज लाइक आपका बिल्कुल ही मतलब जैसे होता है कि अगर 10 किलो का एक रॉड है तो वो 10 मीटर का है, तो 5 मीटर में कितना किलो होगा? 5 किलो। 1 मीटर में 1 किलो। सो एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है, राइट? ठीक है ना? अब देखते हैं यार इसको, जो ये है ना, ये मतलब आप ये समझिए कि ऐसा मैंने एक रॉड बनाया, ठीक है ना? अगर यूनिफॉर्म होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बिल्कुल बीचों बीच। अब मैं एक काम करता हूं, यहां पर ना मुझे एक्सिस देखना पड़ेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकालना है। सो सबसे पहले पहले भैया, सबसे पहले पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड, ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड about an axis, about an axis passing through, about an axis passing through the center of rod, about an axis passing through the center of rod and perpendicular to its axis। मतलब ये जो रॉड है इसकी जो अपनी एक्सिस है, जैसे ये रॉड रखा हो तो इसकी जो अपनी एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस और सेंटर से पास कर रही हो। सर ये रही वो एक्सिस जो सेंटर से पास कर रही है, इसके अबाउट इस रॉड को घुमाना है। आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसको -L/2 0 बोलूंगा क्योंकि सेंटर है, तो ये L/2 0 होगा अगर ये 0 0 लूंगा तो। बात समझ में आ रही? अब ऐसे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² तो नहीं हो सकता क्योंकि यहां कोई डिस्क्रीट पॉइंट मास नहीं है, यहां पर छोटा मास dm होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर एक छोटा सा मास dm लेना पड़ेगा जिसका लेंथ कुछ dx है और ये x दूरी पर है और ये x दूरी पर है। यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो बेटा कि फॉर यूनिफॉर्म बॉडीज यहां पर टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ जो होगा बेटा, दैट विल बी स्मॉल मास अपॉन स्मॉल लेंथ, आया ना? इसका मतलब dm क्या होगा? m/l इंटू dx। बात समझ में आ रही है? तो सर अब यहां पर पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होगा नहीं, पहले dm का निकाल लो फिर इंटीग्रेशन कर लो, पूरा आ जाएगा आपके पास, है ना? तो इसका मतलब स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? dm इंटू एक्स स्क्वायर। स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? dm इंटू एक्स स्क्वायर। तो सर di बराबर dm क्या है? m/l dx इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब I बराबर di का इंटीग्रेशन इज गोइंग टू बी m/l एक्स स्क्वायर dx। अब ये ठीक है, बट यहां पर लिमिट्स लगानी पड़ेगी। ये dx कहां से कहां तक है? -L/2 से +L/2 तक। तो यू कैन से सर -L/2 से +L/2। आप कह सकते हैं सर -L/2 से +L/2। तो इसका मतलब सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है दैट इज गोइंग टू बी m/l एक्स स्क्वायर की जगह भैया L/2 का होल क्यूब, ठीक है ना? इवन आप पहले कर लो, एक्स स्क्वायर का मतलब x³/3, अगर इंटीग्रेट मार रहे हो तो वो भी कहां से कहां तक? -L/2 से +L/2 तक। आगे लेके जा रहा हूं तो आई क्या हो जाएगा? m/l तो है ही है बेटा, x की जगह देखो 3 बाहर आ जाएगा, एक बार L/2 का होल क्यूब माइनस ऑफ -L/2 का होल क्यूब बेटा। तो इसका मतलब बचा पाड़ी I विल बी m/3l, इधर से आपका L³/8 प्लस L³/8। So we can say that I is going to be m/3l 2l³/8। भैया 2 से 4 गया तो आप कह सकते हो I बराबर ml²/12। आप कह सकते हो सर I बराबर ml²/12। मेरी बात समझ में आ गई? So the moment of inertia of a thin uniform rod
about an axis passing through its center and perpendicular to the axis of the rod is ml square by 12. अब डिपेंड करेगा कि भैया एक्सिस कहां से पास हो रही है, सेंटर से। मान लेते हैं उसके एंड से पास हो रही है, तो क्या करेंगे? फॉर एन एग्जांपल एक्सिस इज पासिंग थ्रू इट्स एंड, नाउ व्हाट? चलिए एक बार वो भी करके देख लेते हैं। आप इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूं हाउ टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड्स। राइट बच्चा पार्टी, करिए फटाफट फिर बताता हूं। तो आप देखो यहां पर, आप देखो यहां पर बच्चे, नाउ second case, moment of inertia of a thin uniform rod about an axis passing through its one end, बेटा, passing through its one end। मेरी बात समझ में आ रही है? सर एक रॉड लीजिए, ओके ले लेते हैं, ये लिया रॉड। अब आप क्या कर रहे हैं? इसके एंड से पास हो रही, किसी भी पॉइंट से एक डीएम मास लीजिए, डीएक्स दूरी का एक्स दूरी पर लीजिए, ओके। फिलहाल अगेन अब आपके जो है ये आपका ओरिजिन है 0 0, तो अब ये आपका L0 होगा। मानी जहां पर लिमिट्स -L/2 से +L/2 तक था, अब लिमिट्स 0 से L तक होगा। यानी कि सर पहले तो डी आई क्या होगा? dm इंटू एक्स स्क्वायर, और आई जो होगा दैट इज गोइंग टू बी डी आई का इंटीग्रेशन, यानी dm की जगह m/l dx इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो आप कह सकते हो सर आई बराबर m/l, ये कहाँ से कहाँ तक? 0 से l तक। इधर से x³/3, 0 से 3 बाहर निकालो, तो सर m/3l l³। सीधा सीधा आप कह सकते हो I बराबर ml²/3, I बराबर ml²/3। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। यानी कि अगर एक थिन यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड, तो ये ऐसा है। ये ठीक है, लेकिन इतना बड़ा करने की जरूरत क्या है जब वी हैव एन ऑल्टरनेटिव फॉर दिस? तो एक ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं एंड वो उसको कहते हैं थियरम्स ऑफ मतलब एक्सिस, जैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है ना। तो सबसे पहला पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आपको पता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोल रहा है? कि सर अगर एक बॉडी है, ओके, एक एक्सिस मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ओके, ये भी बात सही है, और इसके अक्रॉस कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है, ये भी ठीक है। एक और एक्सिस है जो यहां से कुछ d दूरी पर है, राइट, और m मास है एक, ठीक है ना। इधर मान लेते हैं आपका फॉर एन एग्जाम्पल इधर एक m मास है, ठीक है ना, जो यहां से कुछ r दूरी। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कह रहा है कि यार ये मुझे ना इसके अक्रॉस I डैश चाहिए होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पता है भैया mr² होगा। क्लियर है भैया? जी सर। मुझे I डैश वाला मतलब वो जो उसके पीछे एक्सिस है ना, जो इस एक्सिस के पैरेलल है, उसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो ये कहता है सर उसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ना आप सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो प्लस बॉडी का मास इंटू दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर प्लस कर, जैसे कि mr² प्लस md², यानी m कॉमन लेके r² प्लस d²। सर ये थोड़ा उतना अच्छे से नहीं समझ में आया, एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझा। गॉट इट? मैं समझाता हूं आपको। वो रॉड वाला एग्जाम्पल ले ले, यहां से और इजीली हो जाएगा। देखिए जैसे कैसे, जैसे बेटा आपने कहा सर एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है, मैंने कहा ओके, जब एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रही थी तब हमें पता था दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रॉस सेंटर ऑफ मास इज ml²/12। बढ़िया जी सर। अब एक एक्सिस है जो इसके एंड से पास हो रही है एंड पैरेलल टू द गिवन एक्सिस, और ये दूरी कितनी है? L/2। ये दूरी कितनी है? L/2। तो सर इसके अक्रॉस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अक्रॉस कहता है कि सेंटर ऑफ मास से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा
प्लस मास और दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ये कितना है ml स्क्वायर बाई 12। ये कितना हो गया ml स्क्वायर बाई 4। तो सर ml स्क्वायर प्लस 3ml स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4ml स्क्वायर बाई 12, यानी ml स्क्वायर बाई 3 हो गया, यानी ml स्क्वायर बाई 3 हो गया। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका यहां से भी ml स्क्वायर बाई 3 ही आया था। तो आपको एक नए एक्सिस, एक नए थ्योरम के बारे में पता चल गया, विच इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चा पार्टी। अब जरूरी नहीं है पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही हो, इसके बाद आपके पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी होता है। देखिए बच्चे, वो मुझे अभी आगे की बॉडीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। जैसे आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये थ्योरम क्या कह रहा है कि सर अगर मैं एक सिस्टम बना लेता हूं, जैसे इसको एक्स एक्सिस बोल देता हूं, इसको जेड बोल देता हूं और इसको वाई बोल देता हूं, और एक सिस्टम है मेरे पास, ठीक है ना, कोई भी है, यहां से आर दूरी पर, ठीक है ना, इसको ऐसा मान देता हूं दिस इज लाइक योर एक्स, क्योंकि अपना सॉरी दिस इज योर वाई, एक्स से जो परपेंडिकुलर दूरी है, और यहां से जो दूरी है दिस इज योर एक्स। क्लियर है जी? तो ये मुझे क्या बोलता है कि सर अगर 3 एक्सेस है आपस में परपेंडिकुलर, एक्स वाई जेड, राइट, 3 एक्सेस है आपस में परपेंडिकुलर, तो अकॉर्डिंग टू दिस जो एक एक्सिस के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज गोइंग टू बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी 2 एक्सिस के अक्रॉस, उनका सम। एक जेड एक्सिस है, उसके अक्रॉस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस, यानी कि आई जेड बराबर एम वाई स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर, और यू कैन से आई जेड बराबर एम वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यू सीधा सीधा कैन से आई जेड बराबर एम पाइथागोरस से आप ऐसा ले सकते हो, तो ये एम आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? यानी बच्चा पार्टी आपको ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सर पैरेलल क्या कहता है? सेंटर ऑफ मास से एक्सिस जा रही है, उसके अक्रॉस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा प्लस दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू मास ऑफ द बॉडी। परपेंडिकुलर कहता है एक एक्सिस के अक्रॉस अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम बॉडी अबाउट अनदर 2 एक्सिस व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपका कुछ इस प्रकार से। अब इसकी जरूरत क्यों है, मुझे किस चीज के लिए जरूरत है, दैट इज अब मैं बताता हूं आपको अलग अलग बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अक्रॉस। देखो कैसे, सपोज करते हैं मैं रिंग ले रहा हूं, सपोज करते हैं मैं रिंग ले रहा हूं, ठीक है ना, रिंग, ठीक है ना, ये रिंग जो है ना, हाँ, इसकी जो थिकनेस है ना उसको बहुत ही ज्यादा छोटा मानता हूं, मतलब नेग्लिजिबल मान सकता हूं। अगर नेग्लिजिबल मान रहा हूं तो नॉर्मली ऐसे ही बना लेता हूं एक, ठीक है ना। अब यहां पर अलग अलग एक्सिस है, तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आएगा दैट इज about an axis passing through center of ring and perpendicular to the plane, ठीक है ना, and perpendicular to its plane कर दो, ठीक है ना, यानी कि परपेंडिकुलर मानी जैसे अगर ये एक्स वाई प्लेन में तो जेड एक्सिस, तो जैसे ये हो गया ऐसे करके, ये इसको मैं बोलता हूं वाई वाई डैश, ठीक है ना, यू ऐसे घूमेगा। सबसे पहले आपको ऐसे कॉन्सेप्ट में एक ऐसा मानना पड़ेगा जैसे ये छोटे छोटे dx एलिमेंट से मिलकर बना है, और वो dx की दूरी तो सेंटर से बट ऑफ वैसे कितनी है, r है, कितनी है, r, या कैपिटल R ले लो। फिर वही बात आएगी यहां पर वो यूनिफॉर्म बॉडीज वाली कि सर फॉर यूनिफॉर्म बॉडी, फॉर यूनिफॉर्म रिंग, टोटल मास, अब यहां पर लेंथ नहीं होगा, यहां पर L क्या है, 2 पाई r सरकमफ्रेंस है, तो टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ बराबर स्मॉल मास अपॉन स्मॉल लेंथ होगा, और यू कैन से dm बराबर m बटा 2 पाई r इंटू dx।
अब अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहते हो तो वही सेम फिनोमेना लगाना पड़ेगा, और जब सेम फिनोमेना यूज करेंगे तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज गोइंग टू बी बेटा dm इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये dx आर दूरी पर। तो सर आई बराबर डी का इंटीग्रेशन यानी m/2πr इंटू आर स्क्वायर इंटू dx। है ना बेटा, बात समझ में आ रही है? जी सर। तो इसका मतलब सर आप सीधा सीधा कह सकते हैं वील डू व्हाट वी विल डू, आई बराबर यहां से आर कट जाएगा, mr/2π कॉमन बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, और वो भी कहां से कहां तक बेटा, 0 से 2πr तक, क्योंकि पूरा dx कहां से कहां तक है, उस पूरे सरफेस के ऊपर। इधर ले आओ, आई हो जाएगा mr/2π और dx की जगह सिर्फ x यानी 2πr से मल्टीप्लाई करो, खत्म हो गया। तो यहां से मिला आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस दिस एक्सिस इज mr स्क्वायर। एंड आई होप यू गाइस गेट दिस। आई होप आप सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ। इज इट क्लियर बच्चा पार्टी? तो अगर आपको किसी भी एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, दैट इज गोइंग टू बी mr स्क्वायर। अब सर आपने वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल का तो चलो यूज करवा दिया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का भी यूज करवा देते थोड़े से, हमारा बढ़िया हो जाता और फिर आगे काम कर ले। तो चलिए भैया, इसका जो सेकंड आ रहा है ये पहला था, अब इसका जो सेकंड आ रहा है बेटा वो क्या है, वो है कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर, यहां पर भी थिन होना चाहिए, ऑफ अ थिन सर्कुलर यूनिफॉर्म रिंग, ठीक है ना, अबाउट एनी डायमीटर। अब अबाउट एनी डायमीटर ले लो, किसी भी डायमीटर के अबाउट, ठीक है ना। अब मैं आपको समझाता हूं, यहां पर रिंग है बेटा, ठीक है ना, जी सर रिंग है, यस सर। एक एक्सिस वो वाली जो वाई वाई डैश से पास हो रही, राइट, एक ये वाला डायमीटर और एक ये वाला डायमीटर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर। मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अक्रॉस बता रहा हूं। ओके, सो आपने अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आपने कहा सर आई वाई वाई डैश, सॉरी पर पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर, अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई वाई वाई डैश बराबर आई डी प्लस आई डी। मेरी बात समझ में आ रही है? आई वाई वाई डैश बराबर आई डी प्लस आई डी, और यू कैन से आई वाई वाई डैश बराबर 2id, आई वाई वाई डैश बराबर 2id, और यू सिंपली कैन से सर id बराबर आई वाई वाई डैश बाई 2, और यू कैन से बच्चा पार्टी mr स्क्वायर बाई 2, और यू कैन से बच्चा पार्टी mr स्क्वायर बाई 2। मेरी बात समझ में आ रही है? ये आपका हो गया अबाउट एनी डायमीटर। अब तीसरा जो आएगा वो क्या आएगा, अबाउट एनी टेंजेंट। देखिए भाई, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्सिस सेंटर से, अब डायमीटर हो गया, अब टेंजेंट, बट एक टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, एक टेंजेंट इन इट्स प्लेन होगा। तो यहां पर ये दूसरा हिस्सा था। आइए जानते हैं तीसरे हिस्से के बारे में, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट अ टेंजेंट, ठीक है ना, अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन, अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन। मतलब मेरी बात समझ में आ, अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ध्यान से देखिएगा बच्चे, रिंग बनाइए आप लोग, ये आपका एक ऐसा डायमीटर जो इसके प्लेन में है, एक टेंजेंट बनाइए जो इसके प्लेन में हो, दिस इज आपका आई टेंजेंट, दोनों के बीच में आर दूरी है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं सर आई टेंजेंट बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रॉस एनी डायमीटर प्लस mr स्क्वायर। भैया डायमीटर है mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, और यू कैन से 3mr स्क्वायर बाई 2, और यू कैन से 3mr स्क्वायर बाई 2। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को समझ में आ रही है बात। अब तीसरे की बात अगर करोगे, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। बात समझ में आ गई? अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन।
तो अगर यहां पर मैं फोर्थ वाला भी यही लिख दूं, फोर्थ वाला भी यही लिख दूं, ये तो तीसरा है, अगर मैं फोर्थ वाला भी यही लिख दूं, सो यू कैन से अबाउट अ टेंजेंट, अबाउट अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन का मतलब, सर अगर ये रिंग ले रहे हो आप, एक एक्सिस थी जो ये थी वाई वाई डैश, तो इसके पैरेलल होगी फिर तो वो, आया ना, आई टी डैश ले लो, दोनों के बीच में आर दूरी है, तो नाउ यू कैन से दैट आई टी डैश बराबर आई वाई वाई डैश प्लस बेटा एम आर स्क्वायर, और एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, और यू कैन से बच्चा पार्टी आई टी डैश बराबर टू एम आर स्क्वायर, और यू कैन से बच्चा पार्टी आई टी डैश बराबर टू एम आर स्क्वायर। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी बच्चों? तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। अब ये रिंग है, रिंग तो छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना था, एक ऐसा भी हमारे पास बॉडी है जो छोटे छोटे डिस्क से मिलकर बना है, एंड दैट बॉडी इज नोन एज सर्कुलर, जो छोटे छोटे रिंग से मिलकर बना है। देखिए रिंग छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना था, जैसे वो सीडी होता ना, कैसेट वाला सीडी, वो छोटे 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 रिंग से मिलकर बना होता है। सो नाउ वी विल हैव टू फाइंड आउट बच्चा पार्टी, नाउ वी विल हैव टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म, थिन तो रहने देते, ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। बात समझ में आ रही है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को समझ में आ रही है ये बात। क्लियर है बच्चा पार्टी? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। तो सर अगर ऐसी बात है और ये समझ में भी आ रहा है और क्लियर भी है, तो यहां से आप एक चीज ले सकते हो कि सर एक डिस्क ले लेते हैं, फिर इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4, यानी इसका मैं नॉर्मली बता देता हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ, पहला ले लेता हूं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, पहले वाला ले लेता हूं अबाउट एन एक्सिस, ठीक है ना, अबाउट एन एक्सिस passing through its center, passing through its center and perpendicular to its plane, ठीक है ना, and perpendicular to its plane। तो इस केस में जो आई वाई वाई डैश आएगा बेटा, वहां पर एम आर स्क्वायर था, यहां पर आधा कर दो सारी चीजों को। दूसरा बच्चा पार्टी, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी डायमीटर, पासिंग थ्रू एनी डायमीटर, इस केस में आप कह सकते हो सर आई डायमीटर बराबर एम आर स्क्वायर, वहां पर 2 था नहीं, यहां पर 4 हो जाएगा। अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन, अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है ना। तो तीसरा अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन, इन इट्स प्लेन बेटा, उस केस में आपका आई टी जो है दैट इज 5/4 एम आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही? और दूसरा अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, और अबाउट टेंजेंट perpendicular to its plane, perpendicular to its plane, that is it dash, which is equals to 3/2 mr square, which is equals to 3/2 mr square। I hope this is very very clear to you। अब यहां से अगर आप देखोगे तो हमें अलग अलग बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना चाहिए और यहां पर लिखना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले पहले आप एक सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। मैं सिर्फ नॉर्मली लिखवा रहा हूं, इनकी कोई डेरिवेशन नहीं है। वैसे तो जो ऊपर के डेरिवेशन है वो भी सिलेबस में नहीं है, बट आपको फिर भी पता रहने चाहिए कि हम किस तरीके से कर रहे होंगे, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पता पूरा रहना चाहिए। ओके, सुनाओ बच्चा पार्टी।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर about its symmetrical axis, about its symmetry axis, that is going to be what's a party half mr square. उसको क्या बोलते हैं बेटा? हाफ mr square, ठीक है जी। यस सर। नाउ बच्चा पार्टी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर, वो सॉलिड था तो ये होलो सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सेस, ठीक है ना, अबाउट इट्स एक्सेस, दैट इज गोइंग टू बी बच्चा पार्टी 2 बाय, सॉरी नॉट 2 बाय, वो तो स्फेयर का होता है, एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला जो है बेटा सॉलिड स्फेयर का, चलो पूरा ही लिख लेते हैं, एम आई में लिखने में क्या ही जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फेयर, ठीक है ना, ऑफ अ सॉलिड स्फेयर अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। अब आप इसको डायमीटर भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। यहां पर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? 2/5 mr स्क्वायर। और इसका ये पहला केस है, इसी का अबाउट टेंजेंट, सो आई टी इज गोइंग टू बी 7/5 mr स्क्वायर। यही पर अगर होलोस्फेयर होता तो 2/3 और 5/3 होता। मतलब अगर मैं यहां पर आपको एक होलोस्फेयर देता तो होलोस्फेयर का आई अक्रॉस सेंटर इज 2/3 mr स्क्वायर एंड आई अक्रॉस टेंजेंट इज 5/3 mr स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से ये आप सभी बच्चों को क्लियर है कि हम इसमें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? अब यार ये एक छोटा से कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो हमें करने थे। इसके जस्ट बाद जो एक मेन कॉन्सेप्ट हमारा आता है दैट इज बच्चा पार्टी रोलिंग मोशन। लास्ट कॉन्सेप्ट बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज रोलिंग मोशन, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रोलिंग मोशन। तो सर रोलिंग मोशन जो है ना, जहां पर बुक में आपके पास रोलिंग मोशन बोल रहा है ना, वो प्योर रोलिंग मोशन की ही बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है? प्योर रोलिंग मोशन की, which is basically the combination of translation and rotational motion। समझ में आया कि नहीं आया? रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर रोटेशन एंड प्योर ट्रांसलेशन मोशन। आप लिख सकते हो यहां पर कि सर रोलिंग मोशन, सर रोलिंग मोशन can be regarded as the combination of pure rotation and pure translation, as pure rotation and pure translation beta। Rolling motion can be regarded as the combination of pure rotation and pure translation बच्चा पार्टी। जैसे कि गाड़ी का पहिया घूमता है ना, तो बेसिकली बच्चा पार्टी, बेसिकली देखिए, अगर ये एक पहिया है, जब ये घूमता है तो इसके सारे के सारे पार्टिकल्स बेटा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के साथ घूम रहे होते हैं। यहां से भी अगर एक पार्टिकल है सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी के साथ घूम रहे होते हैं। ये वाला आपका v एट टॉप और ये वाला आपका जब ऐसे आएगा तो v एट बॉटम। ये सारे के सारे पार्टिकल्स इसके सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के साथ घूम रहे होते। बात समझ में आ रही? बट कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए ऐसा करके रोलिंग भी हो रहा है, ठीक है ना, रोलिंग भी हो रहा है।
मतलब ये रोटेशन भी हो रहा है, मतलब आगे भी जा रहा है, देखो घूम भी रहा है बट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के साथ आगे भी जा रहा है। तो जहां पर रोटेशन भी हो रहा है ना बेटा, जहां पर रोटेशन भी हो रहा है, तो देखिए ऊपर में बड़ी सिंपल सी बात है यार, आपका क्योंकि ये सर्कुलर मोशन भी तो है, तो ऊपर में रोटेशन को सपोर्ट कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो आपका परपेंडिकुलर होगा। किसी भी डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो आपका वेलोसिटी जो होगा रोटेशन वाला दैट विल बी परपेंडिकुलर। यानी अगर आप देख पा रहे हो, यानी अगर आप देख पा रहे हो तो इधर को आपका जो रोटेशनल वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना बेटा। और इस डायरेक्शन में कैसे होगा, ठीक है ना, इस डायरेक्शन बड़ी सिंपल सी बात है क्योंकि v भी इधर है, अगर v भी इधर है तो v रोटेशन आपका इधर होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है जी, ऐसा घूम रहा है ना। तो आप क्या कहोगे सर, आप बड़ी सिंपल सी बात कहोगे कि सर v एट सेंटर ऑफ मास कितना होएगा, r ओमेगा। सेंटर ऑफ मास पे v कितना है, r ओमेगा। तो टॉप पे v कितना होगा, तो टॉप पे होगा सर v एट सेंटर ऑफ मास प्लस r ओमेगा और रोटेशन की वजह से। तो आप कहोगे सर 2v एट सेंटर ऑफ मास और 2r ओमेगा। और बॉटम पे कितना होगा, बॉटम पे कितना होगा, तो वो तो जीरो ही हो गया क्योंकि आपका वी सी एम माइनस आर ओमेगा हो गया, यानी सीधा सीधा आपका आंसर जीरो में बदल गया, सीधा सीधा आपका आंसर जीरो में बदल गया। तो यार यहाँ पर ऐसी बातें नहीं है, ऐसा कुछ मतलब कॉन्सेप्ट भी वो झलका देता है, पूछ लेता है कि जैसे जैसे फॉर एन एग्जाम्पल सॉलिड बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग, ठीक है ना, रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। असल में बेटा जो प्योर रोटेशन होता है ना, उसमें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना, उसमें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है बॉडी का और सरफेस का, वो रेस्ट पर रहता है। जैसे बॉडी घूम रही है ना, तो ये पॉइंट फॉर एन एग्जांपल, ये बॉडी घूम रही है, सरफेस है ये वाला पॉइंट। अब आप कहोगे सर अगर ये वाला रेस्ट पर है तो ये तो ऊपर चला जाता है कुछ समय बाद। तो बेटा जिस समय पर जो भी पॉइंट सरफेस के कांटेक्ट में होगा उस समय पर वो रेस्ट पर होगा, उस समय पर उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो यहां पर अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, एक सॉलिड बॉडी है वो एक इंक्लाइंड प्लेन में विदाउट स्लिपिंग रोल कर रही है। बच्चा पार्टी अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना तो वो यू ऐसा स्लाइड कर जाती, फ्रिक्शन नहीं होता तो यू ऐसा स्लाइड कर जाती, बट क्योंकि फ्रिक्शन ही है जो स्लिपिंग को अवॉइड कर रहा है, तो जो स्लिपिंग मतलब जो 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 स्लिपिंग को अवॉइड कर रहा है, जो स्लिपिंग को प्रोवाइड कर रहा है वो कौन है, फ्रिक्शन। तो आप यहां पर एक छोटा सा पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि सर इट इज द फ्रिक्शन, it is the friction which prevents slipping, which prevents slipping, it is the friction which prevents slipping। मेरी बात समझ में आ रही है, ये फ्रिक्शन ही तो है जो बेसिकली स्लिपिंग को प्रिवेंट कर रहा है, जो बेसिकली स्लिपिंग को प्रिवेंट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, जैसे कि बच्चा पार्टी ये कुछ इस प्रकार से होगी कि सर एक बॉडी है वो रोल कर रही है नीचे, नीचे mg होगा, यहां पर अगर थीटा है तो इस डायरेक्शन में भैया नॉर्मल रिएक्शन होगा और इसका इस डायरेक्शन में mg cos थीटा। ये हम जनरली पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये हमें पता ही है कि कैसे कंपोनेंट ब्रेक हुए, ये आपका mg sin थीटा। तो कहीं ना कहीं mg sin थीटा इसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, मानी फ्रिक्शन लग गया ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये u ऐसा घूम भी रहा है तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन भी। कॉन्सेप्ट देखो बेटा इसका, इसके कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर एक तो r बराबर mg cos थीटा हो गया, ठीक है ना, r बराबर mg cos थीटा हो गया। और दूसरा बच्चा पार्टी ये जो नीचे जा रहा है ना mg sin थीटा, mg sin थीटा, इसमें से आप फ्रिक्शन माइनस करिए, ये हो जाएगा बेटा ma के बराबर, ये हो जाएगा ma के बराबर। अगर ध्यान से देख पा रहे हैं बच्चे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी है और एक परपेंडिकुलर r भी है, तो इसकी वजह से ही तो घूम रहा है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर आपका टॉर्क बराबर फ्रिक्शनल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, और क्योंकि घूम रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा, तो टॉर्क बराबर आई अल्फा भी होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर एफ आर बराबर आई अल्फा भी हो सकता है, और यू कैन से आई बराबर मतलब एफ बराबर आई अल्फा बाय आर,
ए बराबर आर अल्फा होता है बेटा, ठीक है ना। ओहो ओहो हो, ये क्या हो गया, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल गाइस, ठीक है ना। अरे ओके 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 ओके, ये ठीक है। सो तो सर ए बराबर तो आर अल्फा होता है ना। ये आपका एम जी साइन थीटा माइनस एफ बराबर एम ए हो गया, एफ बराबर आई अल्फा बाई आर हो गया, ठीक है ना। और यू कैन से ए बराबर आर अल्फा, तो सर अल्फा बराबर ए बाय आर, सो यू कैन से एफ बराबर आई ए बाय आर स्क्वायर। क्लियर है, इस एफ को यहां पुट करो, यानी कि एम जी साइन थीटा माइनस आई ए बाय आर स्क्वायर बराबर एम ए। सर इसको उधर ले जाइए, तो एम जी साइन थीटा बराबर एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। और ब्रैकेट में आप ए ले लीजिए, ठीक है ना, राइट। चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसा मत लो आप, इसको ऐसा ले लो कि सर एम से पहले डिवाइड करो, तो जी साइन थीटा माइनस आई ए बाय एम आर स्क्वायर बराबर ए हो जाएगा। इसको उधर करिए, तो जी साइन थीटा बराबर ए प्लस आई ए बाय एम आर स्क्वायर हो गया। नाउ यू कैन से दैट, ये तो क्लियर है भैया, ए कॉमन लीजिए, 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर बराबर जी साइन थीटा, ठीक है ना। तो आप यहां से सीधा सीधा कह सकते हैं ए बराबर जी साइन थीटा ओवर 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। मैं आपको बता रहा हूं अपना रेडियस ऑफ गायरेशन वाले कॉन्सेप्ट से कि सर बिकॉज आई तो एम के स्क्वायर होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन के हिसाब से आई तो एम के स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब बच्चा पार्टी आप लिख सकते हैं ए बराबर जी साइन थीटा बाय 1 प्लस एम से एम कट जाएगा तो के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। तो यू कैन से ए बराबर जी साइन थीटा बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब इधर आप अलग अलग बॉडीज ले जाओ, चाहे सिलेंडर ले जाओ, चाहे स्फेयर ले जाओ, चाहे कुछ भी ले जाओ, आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी मर्जी है बेटा, चाहे आपको कुछ भी लेके जाना है, दैट इज योर टोटली विश। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जैसे 3 बॉडीज है, एक सॉलिड स्फेयर है, रिंग है और सिलेंडर है, वो नीचे जा रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन से, ठीक है ना, विदाउट स्लिपिंग। रेस्ट से शुरुआत करिए, रेडियाई बॉडी का सेम है, तो विच बॉडीज विल रीच द ग्राउंड विद मैक्सिमम वेलोसिटी। ये क्वेश्चन अच्छा है, एनसीईआरटी का भी है, मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, मतलब मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ कि सर 3 बॉडीज, ठीक है ना। मैं एक गुड़ पानी पी लेता हूँ, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। ये हमारा कंप्लीटिंग पार्ट है, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, इसके बाद चैप्टर आपका खत्म हो गया। तो हम हार्ट टू हार्ट 5 मिनट लगेंगे अपने को। तो सर 3 bodies, a ring, a solid cylinder, ठीक है ना, a solid cylinder and a solid sphere, right बच्चा पार्टी, rolls down the same inclined plane, rolls down the same inclined plane without slipping, they start from rest, the radii of the bodies, ठीक है ना, the radii of the bodies are identical, ठीक है ना, are identical. Which of the bodies reaches the ground with maximum velocity, इनमें से कौन सी बॉडी जो है वो ग्राउंड पहले पहुंचेगी, और वो भी मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब वही होगा ना, पहले सबसे तेज कौन पहुंचेगा। तो आप देखो यार, अगर है मैं बॉडी को ऊपर से नीचे ऐसा फेंकूंगा बेटा, ये देखिए यहां से मैं फेंकने की कोशिश करूंगा, जो कि बेसिकली मान लेते कुछ h हाइट पर है, ठीक है ना।
ये यहाँ से चलते 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 मतलब ग्राउंड पे तो आएगा चलते चलते, बट घूमते हुए यू ऐसा ओमेगा, और ये आगे भी जाएगा वी वेलोसिटी, ये अपना आर ही है, ये कुछ थीटा है बेटा। ऐसे कंडीशन में बेटा क्योंकि हाइट पे था तो उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, तो चलते 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 बेटा स्पीड गेन कर रहा था, इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में लॉस्ट हो रही थी। और क्योंकि ये घूम भी रहा था और ये सीधा चल भी रहा था, तो यानी कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज द सम ऑफ बोथ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। तो आप यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आप कहेंगे सर बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप कहेंगे सर बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो भी रोलिंग में बॉडी ने पोटेंशियल एनर्जी गेन लॉस करी है वो सब काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में गेन हुई है। तो यू कैन से सर बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय द बॉडी in rolling down the inclined plane, in rolling down the inclined plane is equals to kinetic energy gained by the body is equals to kinetic energy gained by the body। और वो जो काइनेटिक एनर्जी गेन हुई है वो किसके बराबर है? ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट कैन यू से, आप सीधा सीधा कह सकते हो सर, आप सीधा सीधा कह सकते हो सर जो भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी यानी कितनी, यानी mgh, यानी mgh किस किस के बराबर हो गई है बेटा? हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये ट्रांसलेटरी, ये रोटेटरी और ये पोटेंशियल एनर्जी। तो सर mgh बराबर हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ, आई की जगह आप mk स्क्वायर डालिए और ये ओमेगा स्क्वायर, v बराबर आर ओमेगा होता है बेटा, तो ओमेगा बराबर v बाय आर, तो इसकी जगह v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर भी रख सकते हो आप। m m कॉमन लेकर काट दीजिए तो m m m तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, आया ना? इसका मतलब बच्चा पार्टी आप 2 को भी उधर ले जाइए तो 2gh बराबर बेटा v स्क्वायर प्लस k स्क्वायर v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, v स्क्वायर भी कॉमन ले लो तो 2gh बराबर v स्क्वायर कॉमन लेकर 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और यू कैन से v स्क्वायर बराबर 2gh बटा 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और यू कैन से v is going to be under root of 2gh by 1 plus k square by r square। I hope this is very very clear to you। I hope this is very very clear to you। अब जैसे ही आपका वेलोसिटी निकल आया, अब आप सारी की सारी बॉडीज का देख लीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना, मास के तो इंडिपेंडेंट है। अब आप सभी बॉडीज के लिए देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से कि भाई हम किसके लिए क्या कर रहे हैं। जैसे अपने पास क्या क्या बॉडीज थी, एक अपने पास रिंग, सॉलिड सिलेंडर और सॉलिड स्फीयर था, है ना? तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, रिंग के लिए करेंगे। रिंग के लिए, तो रिंग के लिए आपका एम आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? एम के स्क्वायर से, एम से एम कट जाएगा तो रिंग के लिए के तो आर हो गया, सीधा सीधा के आर हो जाएगा, तो वी क्या हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय 1, ये 1 प्लस 1 यानी रूट gh हो गया, यानी रूट gh हो गया। अब सिलेंडर की बात करें अगर, तो उसके लिए भैया एम आर स्क्वायर बाई 2 बराबर एम आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एम से एम कट जाएगा, सॉरी एम के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर के जो हो जाएगा वो अंडर रूट आर बाई 2 होगा, ठीक है ना, अंडर रूट आर बाई 2 होगा, बट अपने को तो के स्क्वायर चाहिए, सो आर स्क्वायर बाय, ठीक है ना, ये तो पूरा ही अंडर रूट आर बाई 2, सो आर स्क्वायर बाय 2, राइट बच्चा पार्टी? इसको वहां पुट करोगे तो ये आपके पास जो वेलोसिटी आएगी निकल कर, ये आपके पास आएगी बच्चे अंडर रूट ऑफ 4gh बाई 3, यानी ऊपर वाले से ज्यादा, ठीक है जी। और अगर मैं स्फेयर की बात करूं तो उसके लिए आपका के स्क्वायर जो होगा वो 2r स्क्वायर बाई 5 हो जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ स्फेयर जो आ जाएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ 10gh बाई 7 आ जाएगा। बड़ी क्लियर सी बात है यार, तीनों बॉडीज में से स्फेयर जो है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है वो सबसे तेजी के साथ नीचे पहुंच रहा होगा ग्राउंड पर, ऊपर कुछ h हाइट से वो सबसे तेजी के साथ नीचे गिर रहा होगा।
बच्चा पार्टी ये था वो सारा कॉन्सेप्ट हमारा रोटेशनल का। तो इसी के साथ यार हमारा चैप्टर नंबर 7 रोटेशनल मोशन खत्म हो चुका है। आई होप आप सभी बच्चों ने लाइक किया होगा। भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सेशन को लाइक जरूर करिएगा और वीके आर्मी को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि भैया मैं करता हूं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत और आप लोगों को उस मेहनत को बस अच्छे से करके, अच्छे से उसको पुट करके लेकर, अच्छे से उसको लेकर और फिर उसका आउटपुट देना है। मैं आपसे मिलूंगा आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा पार्टी ऑल द वेरी बेस्ट। बाय ऑल बच्चे, इंडियाज गुड नाइट।